नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज का दिन यानी 15 नवंबर का ये दिन काफी खास है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उधर गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। प्रकाश पर्व है। देव दिवाली देश के बड़े हिस्से में मनाई जा रही है। यानी हर तरफ उल्लास का, उमंग का माहौल है, लोगों में खुशियां हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की जो धुकधुकी है वो बढ़ गई है, यानी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि अब सत्ता का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आज 15 तारीख है और 20 तारीख को झारखंड के दूसरे दौर में जो वोटिंग होनी है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और यूपी में उपचुनाव जो होने हैं। ये तीनों चीजें जो है वो 20 तारीख को होने वाली, यानी 5 दिन, केवल 5 दिन रह गए हैं। ना इंडिया गठबंधन के पास बहुत ज्यादा वक्त रह गया है, ना एनडीए यानी बीजेपी वाली एनडीए के पास भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है कि वो अपने नीतियों को या अपने उपलब्धियों के बारे में जनता के सामने बताए। वैसे भी बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ खास है नहीं और बीजेपी जो है वो पूरी तरह से हिंदू मुसलमान यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के पिच पर अब खुलकर खेलने उतर आई है। नरेंद्र मोदी की जो जुबान है वो दिन पर दिन और तल्ख होती जा रही है और ऐसे में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, इस वक्त वो जो चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, इन तमाम नेताओं ने आज बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है और ये मुसीबत ऐसे वक्त में सामने आई है जब चुनाव खत्म होने में अब 5 दिन ही रह गए हैं। यानी जो मैंने कहा कि सत्ता का काउंटडाउन, अगर आप उसको 3 दिन और गिन लें, 23 तारीख को जब वोटिंग मतलब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि नतीजे किसके पक्ष में आए हैं। लेकिन इस समय बीजेपी के लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ अदानी को लेकर, दूसरी तरफ संविधान को लेकर, तीसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर, चौथी तरफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये चौतरफा घेराबंदी जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के लिए कर दी है। और इस घेराबंदी से, इस चक्रव्यूह से बीजेपी कैसे निकले, ये उसके लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इस चक्रव्यूह को तैयार करने में या इसके जो चीजें अपने विरोधियों को सौंपने में हाथ भी खुद बीजेपी का ही रहा। यानी बीजेपी खुद इस समय अपनी करने के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है और अब उसका नुकसान किस तरह बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। आपको चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी आज झारखंड में है, वहां पर उन्होंने फिर से एक बार संविधान को लेकर और किस तरीके से बीजेपी अदानी के हाथों में पूरी चीजें सौंप रही है, इसको लेकर बड़ी बातें कही। आज आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने अपना एक नया वीडियो भी जारी किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेता है पवन खेड़ा, जो इस समय खोजी पत्रकारिता भी, उसका भी दायित्व उन्होंने संभाला हुआ है। माधवी बुच जो कि सेबी की प्रमुख हैं और उनके किस तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, किस तरीके से माधवी बुच और उनके पति जो हैं उन लोगों को गलत तरीके से कमाई हो रही है। उसके बाद भी माधवी बुच सेबी की मुखिया बनी हुई है। वो सेबी जो जिम्मेदार है कि शेयर मार्केट में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो और शेयर धारकों के जो हितों की रक्षा हो, इसकी जिम्मेदार है सेबी। लेकिन जब जिसके जिम्मे रक्षा का जिम्मा जिसके पास है, अगर वही व्यक्ति खुद इस तरह के विवादों में उलझे, तो क्या फिर ये माना जा सकता है कि इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं से हाथ है। और सरकार और सेबी और इन सब के साथ अदानी, ये सब मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से देश को लूट रहे हैं। आज इसका एक नया वीडियो राहुल गांधी और पवन खेड़ा का एक नया वीडियो जारी हुआ। राहुल गांधी ने अपने चैनल पर इसको डाला और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में एयरपोर्ट पर शुरू होता है ये वीडियो और हवाई जहाज में उन लोगों की जो बातें हैं वो चल रही हैं। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो खुलासा करना है कांग्रेस को वो करके रहेगी और वो किसी भी तरह से झुकेगी नहीं। तो आज ये सब जो खुलासा हुआ है, इससे भी बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, कल राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे और वहां उन्होंने साफ साफ जनता से ये कहा कि ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी की सरकार है, अदानी की खरीदी हुई सरकार है। और ये बात राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के नहीं कही। इसके लिए आधार दिया अजित पवार ने, जो एनसीपी के नेता हैं, महायुति के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब सरकार तोड़ने की प्रक्रिया जब चल रही थी महाराष्ट्र में और उस मीटिंग में गौतम अदानी भी मौजूद थे, तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है
कि एक सियासी खेल में एक उद्योगपति का क्या काम, वो क्यों उस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी क्या इसमें रुचियां हो सकती है, उनके क्या हित इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं, और इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। महाराष्ट्र की कई सारी परियोजनाएं जिस तरह से गुजरात में चली गई, उसके बाद अदानी को लेकर, मतलब जिस तरह से धारावी की पूरी जमीन अदानी को देने की तैयारी कर चुकी है एकनाथ शिंदे सरकार, इन सब को लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, इन तमाम नेताओं ने महाराष्ट्र में तो इसका खुलासा किया ही है। उधर झारखंड में भी किस तरीके से अदानी के हाथों में सारी चीजें सौंपने की तैयारी हो रही है, क्यों झारखंड की सत्ता बीजेपी को चाहिए, इसका खुलासा हेमंत सोरेन ने किया। आज भी हेमंत सोरेन ने बहुत बड़े दावे किए और उन्होंने बीजेपी की तुलना सीधे सीधे जहरीले सांप कोबरा से कर दी। उन्होंने कहा कि उसमें इतना जहर भरा है जितना तो कोबरा में भी नहीं होता। एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने ये बड़ी बात कही है। तो इधर हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, उधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता जो है इंडिया गठबंधन के, ये सब मिलकर बीजेपी को इस तरह से घेर चुके हैं कि बीजेपी के लिए 5 दिन जब बचे हैं चुनाव में और उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तो बहरहाल मैं कह रही थी कि राहुल गांधी आज जब झारखंड में है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है संविधान को लेकर। कल भी राहुल गांधी ने संविधान को लेकर यह कहा कि मोदी जी ने उसको पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए उन्हें यह खाली किताब जैसा लगता है। आज क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और किस तरीके से नया हमला किया है, सुन लेते हैं इसको। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है ये नई सोच नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से यह हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का, जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला है। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। राहुल गांधी ने बता दिया कि संविधान में किस तरह से हजारों वर्षों की सोच जो है वो समाहित है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी समझा दिया कि जब गुलामी के दौर में जब हम रहते थे तो उस समय किस तरह से अन्याय होता था, और अन्याय करने वाले केवल अंग्रेज शासक ही नहीं थे, यहाँ जो राजा महाराजा थे वो लोग भी थे। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी का एक लेख आया था उस पर भी उन्होंने इन्हीं राजाओं महाराजाओं की तरफ इशारा किया था। इशारा क्या किया था, बल्कि सीधे सीधे खुलकर कहा था कि इनके कारण एक जो मोनोपोली कायम हुई, और आज फिर उसी तरह की मोनोपोली चाहे व्यापार में चाहे बाकी क्षेत्रों में कायम करने की कोशिश की जा रही है। और आज राहुल गांधी के जिस वीडियो का जिक्र मैं कर रही थी तो उसमें उन्होंने माधवी बुच, उनके पति धवल बुच, उसके साथ साथ अदानी को लेकर भी उन्होंने जो कुछ कहा, और उसमें फिर उन्होंने महाराजा शब्द का जिक्र भी किया। उन्होंने साफ साफ बताया कि महाराजा कौन होते हैं, वो किस तरीके से सत्ता को अपने हाथ में रखते हैं, किस तरह से अपने मतलब की नीतियां बनाते हैं और किस तरह से जनता का शोषण करते हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी के आज के वीडियो में है, यानी बीजेपी के लिए
जैसे ही ये वीडियो और वायरल होगा बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब फिर सवाल उठाएंगे कि अब इस देश में, जबकि हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में फिर से कहां से राजा महाराजा पैदा हो गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब राहुल गांधी का जो लेख आया था उसके बाद बीजेपी ने जो उन पर हमले किए, उसमें ज्यादातर हमले इसी बात को लेकर के थे कि आपको राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं पता, उन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। यानी एक तरह से बीजेपी के बहुत सारे नेता और उनके समर्थकों ने यही बताने की कोशिश की कि देश में जो पहले अलग अलग छोटे छोटे राजा रियासतें हुआ करती थी वो सही थी। ये एक तरह से बीजेपी ने बताने की कोशिश की, यानी उसने अपनी पोल खुद ही खोल दी कि हम जो है लोकतंत्र के समर्थक नहीं, हम राजतंत्र के समर्थक हैं, पूंजी तंत्र के समर्थक हैं। और इस समय इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो इसी पूंजीवाद के खिलाफ है। इन चुनाव में और साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी के उपचुनाव हो। तो क्या है बीजेपी के सामने अब बीच चुनाव में नई मुसीबत? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने कल भी बहुत जबरदस्त हमला बोला था संविधान को लेकर, सीधे सीधे कह दिया था कि आपने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपके लिए ये कोरी किताब जैसे, यानी जिसके पन्ने कोरे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने संविधान को लेकर जो नई व्याख्या की, नहीं क्या मतलब उसके में जो कुछ लिखा है, जनता को उसको आसान शब्दों में और याद दिला दिया और बीजेपी को भी समझा दिया कि आप किस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसमें तो हजारों सालों की हमारी परंपरा और जो हमारे महान लोग हुए हैं, चाहे बिरसा मुंडा, चाहे अंबेडकर जी, और उन्होंने तमाम लोगों का नाम लिया। और आज जब फिर से मोदी जो है जमुई पहुंचे हुए हैं, वो फिर से आदिवासियों का गुणगान करने में लगे। उन्हें तो ऐसा लगता है कि केवल मौका चाहिए कि वो किस तरह से वो बताएं कि देखो मैंने क्या क्या किया है। हालांकि आदिवासियों को लेकर उनकी सोच क्या है, ये हम छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर हम देख सकते हैं। आज राहुल गांधी का ये जो हमला है, और इसके अलावा खड़गे जी ने भी हमला किया, उधर हेमंत सोरेन ने जहरीला सांप बता दिया, कोबरे से उसकी तुलना कर दी बीजेपी की। क्या लगता है आपको, जब चुनाव में अब गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है? बिल्कुल सर मित्रा जी, बीजेपी के लिए एक आध मुसीबत नहीं है, कई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से हमला किया है संविधान को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इधर आपने जो जिक्र किया राहुल गांधी के एक वीडियो का, उस वीडियो से भी दिक्कतें बीजेपी के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि उसमें जो शीर्षक दिया है वो यही दिया है कि बुच हैं तो सिंडिकेट सेफ है। तो सिंडिकेट में कौन कौन है? उस सिंडिकेट में अडानी है, सिंडिकेट में भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी होंगे और बहुत से लोग होंगे जिनको भी सिंडिकेट बता रहे होंगे। तो यानी सुमित्रा जी, एक तरीके से अडानी तो पहले से ही चर्चा में थे ही, यानी अडानी एक चुनाव का मुद्दा थे। और अजित पवार के इंटरव्यू के बाद तो और ज़्यादा सुर्खियों में अडानी आ गए थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से वीडियो जारी किया, उसके बाद संविधान को लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही आज झारखंड से, उससे ये साफ बताने की कोशिश की है कि संविधान को खतरा क्रोनिक कैपिटलिज्म से, इस संविधान को खतरा भारतीय जनता पार्टी से, इस संविधान को खतरा नरेंद्र मोदी से, इस संविधान को खतरा आरएसएस से। सीधी सीधी उनकी बातों का ये अर्थ निकलता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब संविधान के प्रति इतने ज़्यादा इच्छुक हैं और बहुत अच्छी तरीके से संविधान उन्होंने पढ़ा है, तो जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था महाराष्ट्र में कि नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है, तो अगर नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा है तो उनको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए राहुल गांधी के साथ बहस की, संविधान उन्होंने पढ़ा है और किसी एक जगह बैठकर चुनौती स्वीकार करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें एक से एक बढ़कर आने वाली हैं। और शर्मिष्ठा जी, महाराष्ट्र में तो अब 288 सीटों पर चुनाव होना है, पूरा का पूरा चुनाव बचा हुआ है। झारखंड में भी 38 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, 43 पे चुनाव हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बढ़ रहे हैं। दूसरे हेमंत सोरेन ने आज जिस तरीके से कई हमले किए हैं, और आपने बताया कि उसको मतलब सांप की भी संज्ञा दे दी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को। और ये भी उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये जो हाथी उड़ाने वाली डबल इंजन की सरकार है, ये 8 सालों में एक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई पेपर लीक कराने वाले को। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए शर्मिष्ठा जी, जो उसने मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों में खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी ने उसके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं।
जी, राहुल गांधी नहीं, हम मैं तो बल्कि ये कहूंगी इस समय इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी, मतलब अभी तक हम ये देखते थे लोकसभा चुनाव में बेशक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर प्रहार किया था, लेकिन इस समय हेमंत सोरेन खासतौर पे जब से वो जेल से वापस लौटे, और कल्पना सोरेन ने तो खैर माहौल ही पलट दिया था, और इस समय जिस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है मतलब हेमंत सोरेन और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता, इन सारे नेताओं ने बहुत जबरदस्त प्रहार किया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का उन्होंने कल जिस तरीके से कहा कि नरेंद्र मोदी पढ़ते लिखते नहीं है, केवल बकते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, खड़गे जी के शब्द है, इसलिए मैं उसको बकना शब्द यहाँ पर मैं उन्हीं को कोट करते हुए कह रही हूँ। उन्होंने मोदी जी के लिए सीधे सीधे ये कहा था, और इसके अलावा फिर उन्होंने बीजेपी के लिए शायरी में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन उसको सुन लेना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक हम चुनाव आयोग के मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शायरी तो खूब सुन ली, लेकिन खड़गे जी ने किस तरह पंक्तियों के जरिए, कविताओं की पंक्ति के जरिए किस तरीके से बीजेपी की पूरी पोल खोली है, क्या कुछ कहा है खड़गे जी ने, इसको भी सुन लेते हैं। और उनकी गवाही ऐसे अंधेरे में ही चलती है, एक तरफ तीर चलाते हैं, निशाना किसी और जगह बनाते हैं, ये हमेशा उनकी चाल है। उनके झांसे में मत आओ, तो इसलिए मैं कहूंगा अंधेरों की गवाही चल रही है, अंधेरों की गवाही चल रही है, अदालत में सफाई चल रही है। ये तो झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अदालत में सफाई चल रही है, इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, इधर बढ़ने लगी तंगहाई, महंगाई, सब अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ने लगी है तंगहाली, उधर उनकी कमाई चल रही है, उनकी उधर कमाई चल रही है, 50 खोके सब ओके। चमन बर्बाद है, जिनकी वजह से महाराष्ट्र ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जगह है। लोगों को अगर कहीं काम नहीं मिला तो महाराष्ट्र की तरफ देखते, पुणे बंबई के तरफ देखते, बोलते अगर वहां जाएंगे हम भूखे नहीं मरेंगे, एक दिन का खाना तो मिलेगा, इसलिए चलो पुणे बंबई। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सरकार, मोदी जी के चेले बाहर डाल रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, सब अहमदाबाद जा रहा है, छोटा मोटा सभी। और मैं कहूंगा इधर बढ़ने लगी है तंगाली, उधर उनकी कमाई चल रही है। चमन बर्बाद है जिनकी वजह से, चमन बर्बाद है जिनकी वजह से उन्हीं की वाहवाही चल रही है, वही लोगों की वाहवाही चल रही है। अमरिंदु जी, यहाँ पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मतलब पंक्तियां 6 ही हैं, लेकिन उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया, ये नहीं कि केवल वो पंक्तियों को सुना के कि आप अपने खुद संदर्भ सहित उसकी व्याख्या कर लीजिए, ये काम भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल एक शिक्षक की तरह बता दिया कि कवि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर बात ये कही, हम लोग पहले से सुनते आते इस बात को कि मुंबई में हर किसी के लिए रहने और सोने खाने की जगह तो मिल ही जाती है, मतलब लोग चाहे जैसे भी सोए, जैसे भी खाएं, एक बड़ा पाव ही खा लेंगे, लेकिन उनका पेट जरूर भर जाएगा। यानी मुंबई के बारे में यही कहा जाता था कि वो कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती, यानी आर्थिक कैपिटल जो उसको कहा जाता है, बड़े बड़े अरबपति भी वहां पर हैं, लेकिन वहां पर गरीबों के लिए भी उतनी ही जगह बनी हुई है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से एक माहौल बना दिया, और खासतौर पर धारावी को जब वो लेने की बात कर रही है कि अब वो भी अदानी के हाथों में चला जाएगा, तो मुंबई की सूरत किस तरह से बदल जाएगी, इस बारे में ये आगाह कर दिया खड़गे जी ने। पुणे, मुंबई, तमाम जगहों का उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी ने आज ये भी बता दिया कि पहले से भी उन्होंने सोयाबीन किसानों के साथ जो बात की, तब भी उन्होंने ये बताया था कि वादा था आपसे आपकी आमदनी दोगुनी करने का, लेकिन हो ये रहा है कि 4000 क्विंटल आपको मतलब पड़ रहा है
और 3,000 रुपए क्विंटल में आप बेच रहे हैं, यानी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल आपको नुकसान हो रहा है। ये सोयाबीन किसानों का हाल है। कपास के जो किसान है उनकी जो हालत है वो इसी तरह से बिगड़ी हुई है। तो ये और केवल किसानों की बात नहीं, महिलाएं भी उसी तरह से परेशान है, युवा भी परेशान है। और यही परेशानी हम झारखंड में देखते हैं। झारखंड में मोदी जी अब नए तरीके से डरा रहे हैं, महाराष्ट्र में नए तरीके से डरा रहे हैं। यहाँ पर रोटी बेटी माटी बताया, महाराष्ट्र में बताया कि अब आपको बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, जैसे पता नहीं अभी तक प्यासा ही मारा हुआ है सब लोगों को। ये जो डराने का एक खेल कर रही है बीजेपी, और इस बीच जब बटेंगे कटेंगे जैसे बयान भी आए सामने, उसके बारे में भी अब उसमें जिस तरह से डर दिख रहा है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस ये बोलते हैं कि अजित पवार हैं, चाहे पंकजा मुंडे हैं, चाहे अशोक चौहान है, इन लोगों ने इस नारे का अर्थ ये पूरा समझे ही नहीं। अजित पवार को लेकर वो कहते हैं कि वो तो अभी तक हिंदू विरोधी और सेक्युलर लोगों के साथ थे, अब वो यहाँ आए हैं तो यानी अब उनको समझने में वक्त लगेगा, ये बात बता रहे हैं। यानी यहाँ पर वो खुद बोल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उधर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस नारे में कोई बुराई नहीं है और ये तो सब मतलब सारी दुश्मनों के खिलाफ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो लाडली बहनों का पैसा जो है मुस्लिम बहनों को नहीं देंगे या बाकी योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। अब सवाल ये है अमलेंदु जी कि जब आपको ऐसा स्पेसिफिकली बताने की जरूरत पड़ती है कि नहीं ये आपके सबके खिलाफ नहीं है, ये दुश्मनों के खिलाफ है, तो अभी तक क्या दुश्मनों के खिलाफ भारतीय खड़े नहीं थे? अब जाकर क्यों योगी को ये नारा देने की जरूरत पड़ी? क्यों मोदी उस नारे को नहीं बोलते, वो दूसरा नारा दे देते हैं? और बीजेपी महायुति के भीतर ये सब जो अलग अलग व्याख्याएं अब होने लगी हैं अपने ही एक नारे को लेकर, क्या यहाँ पर बीजेपी में आपसी समझ की कमी दिख रही थी? देखिए संमित्रा जी, बीजेपी में आपसी समझ की कमी तो मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि बीजेपी जो बातें करती है वो सब करते हैं, लेकिन ये बटोगे जो कटोगे नारा था, इस पर निश्चित तौर पे बीजेपी बढ़ गई लगती है। और ये संमित्रा जी एक तरीके से ये भी हो सकता है कि बहुत से बीजेपी के नेताओं को हो सकता है बहुत से लोग मजबूरी में बीजेपी में हो, बहुत से लोग जो है बीजेपी की नीतियों के साथ नहीं हो, सत्ता का लाभ, चूँकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो वहाँ से कुछ लाभ लेने हैं, मलाई खानी है, तो उसके लिए बीजेपी के साथ हों, लेकिन उन पॉलिसीज़ के साथ नहीं हो सकते जो समाज को बांटने वाली पॉलिसी है। और इससे बढ़िया बात क्या होगी संमित्रा जी कि जो आपने नारा दिया बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, उसको आपकी पार्टी के लोग ही नहीं समझ पाए। देवेंद्र फडणवीस यही तो कह रहे हैं कि चाहे अशोक चौहान हो, चाहे वो पंकजा मुंडे हो और सहयोगी दल के अजित पवार हो, ये समझ नहीं पाए कि वो नारा क्या है। तो भाई जब आपके सहयोगी और आपकी पार्टी के नेता नहीं समझ पाए तो जनता कैसे समझेगी उस नारे को जो आप नारा दे रहे हैं? तो यानी जनता आपके नारे को नहीं समझ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से इसकी स्वीकारोक्ति की है कि जनता इसको नहीं समझ रही है कि इसका असली अर्थ क्या, वो चूँकि कह रहे हैं कि इसका असली अर्थ क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि ये नारा अच्छा है, ये भी कहना है उनका, और गडकरी जी का भी कहना है कि नारा अच्छा है, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, सबकी यूनिटी के लिए ये अब कहा जा रहा है। तो अगर सबकी यूनिटी के लिए है और इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर आपके नेताओं को समझना चाहिए था, यानी आपने कोई तैयारी नहीं की। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी आपस में ही बटी हुई नजर आती है। अब ये बटना जो है संमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी का इन मुद्दों पर, और देवेंद्र फडणवीस का अजित पवार के लिए ये कहना कि वो अभी हिंदू विरोधी लोगों के साथ है, सेकुलर है और उनको थोड़ा समय लगेगा समझने में, यानी अभी भी नहीं समझे। सीधी सीधी बात यही हुई। और अगर अभी नहीं समझे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता अजित पवार के प्रत्याशियों को वोट क्यों देगा? अब सवाल ये उठता है, या अजित पवार का मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट क्यों देगा? सवाल ये भी उठता है कि भाई जब आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक, तो आपको वोट क्यों देगा? और जो कल आपने चर्चा की थी कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जब अजित पवार आए थे तो वो उनके पास चूंकि विधायक थे तो इसलिए वो चल गया, अब उनको साबित करना है। तो यानी संकट अजित पवार के सामने, तो ये संकट अजित पवार का ही नहीं, ये संकट भारतीय जनता पार्टी का भी है कि अगर उसको अजित पवार का समर्थन लेना है जहां उसके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो वहां उसको फिर अजित पवार को समझाना पड़ेगा कि वो भी नारा लगाएं बटोगे तो कटोगे, या भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाना बंद कर दे। तो कुल मिलाकर संमित्रा जी बात यह है कि इस पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धुले में और नांदेड़ में जो बातें कही हैं उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि ये आपराधिक कृत्य है प्रधानमंत्री का, इस पर आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए और आपको समय रहते त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग से कहा गया है कि आपको इस पर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी होगी, आपराधिक मुकदमा कायम करना होगा, चूंकि ये समाज को बांटने वाला काम है और इन्होंने हमारे नेताओं के ऊपर गंभीर और तुच्छ और घटिया
फर्जी आरोप लगाए हैं। इसी तरीके की शिकायत अमित शाह को लेकर भी की गई है। तो अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखना होगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उसने पत्र जारी कर दिया जेपी नड्डा को, शिकायत थी नरेंद्र मोदी की, पत्र जारी हो रहा है जेपी नड्डा को, तो सवाल उठेगी भाई क्या हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी को पत्र जारी करने की। तो अब देखना है कि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अंदर कितनी हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा कायम करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। तो अब चुनाव आयोग की भी हिम्मत मालूम पड़ जाएगी। तो नई मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए ये भी एक तैयार हो गई है कि अब चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि जो चौपर की तलाशी हुई उद्धव ठाकरे की, उसको लेकर तो ये आ गया कि भाई उद्धव ठाकरे ने जब वो वीडियो जारी किया कि मुझे देखना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी तुम तलाशी लेते हो कि नहीं लेते हो, तो बीजेपी के नेताओं की भी तलाशी हुई, उसमें देवेंद्र फडणवीस की भी हुई, अजित पवार की भी हुई, और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं सावंत उनकी भी तलाशी हुई। इतना तो आया, लेकिन अब ये देखना है कि क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी पर भी एफआईआर दर्ज कराता है कि नहीं कराता है, जो कांग्रेस की शिकायत है, और अमित शाह पे। तो अब ये देखना होगा। तो बीजेपी के लिए कई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, उसमें एक नई मुसीबत ये भी है समिता जी। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई करेगा तो जाहिर है, मतलब अगर सही तरीके से कार्रवाई करेगा, जैसे शायरी सुनाने वाले अंदाज में अगर वो करते हैं तब तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय जो उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस बिल्कुल किसी भी मुद्दे पर अब पीछे नहीं हट रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करने की मांग कर रही है, तो चुनाव आयोग अगर इस पर इनकार करता है तब भी बीजेपी के लिए मुसीबत होगी, क्योंकि फिर उसका एक पक्षपाती चेहरा फिर से जनता देखेगी और समझेगी कि हाँ, चुनाव में किस तरीके से खेल हो रहे हैं। हालांकि अभी ये भी देखना है कि चुनाव अधिकारियों को कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चॉपर में, उनके हेलीकॉप्टर में कभी कोई उनकी तलाशी लेने की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये तो नहीं कहा था कि आप नितिन गडकरी और फडणवीस और अजित पवार के हेलीकॉप्टर्स की आप तलाशी लीजिए। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, उनके हेलीकॉप्टर्स की तलाशी की तो फिलहाल कोई खबर नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए कहा कि वो घुसपैठियों को भी वो सिलेंडर देने की बात कर रही है, और उसको लेकर उन्होंने हमला बोला था, जिस पर हेमंत सोरेन ने यह कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है। अजीब हालत है, इनकी रग रग में जहर दौड़ता है, ऐसा जहर है कि कोबरा सांप भी फेल हो जाए। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनका एजेंडा नफरत फैलाने का है। जनता इनके एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। 23 तारीख को परिणाम आने दीजिए, यहाँ की जनता सूद सहित जवाब देगी। यहाँ जो अमलेंदु जी सूद सहित जवाब देने की बात बोल रहे हैं हेमंत सोरेन, सीधे सीधे बड़ी चुनौती है बीजेपी को कि यहाँ पर आप सम्मानजनक सीटें लाकर बता दो तो हम मान जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन का ये दावा है कि यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल साफ होने जा रही है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज एक ट्वीट भी आया, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। जाहिर है आचार संहिता लगी हुई है और सरकार को ये अनुमति नहीं होगी कि आप किसी तरह का कोई कार्यक्रम करें। हालांकि मोदी जी को प्रधानमंत्री होने के नाते वो ये सारी छूट ले लेते हैं, वो बिरसा मुंडा के लिए कार्यक्रम भी कर लेंगे, वो तमाम चीजें कर लेंगे और उसका वो झारखंड चुनाव में फायदा लेने की कोशिश भी करेंगे। तो वो वहां अपने प्रधानमंत्री पद का जो लाभ है, अनुचित लाभ है, वो ले लेते हैं और चुनाव आयोग ये सारी चीजें देखता रहता है। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को भी किस तरीके से जनता के सामने रखा है। एक ट्वीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्या है वो ट्वीट देख लेते हैं। इस ट्वीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि महामानव के प्रेम के पास कोई न दिखे, इसलिए झारखंड राज्य को अपने करोड़ों वासियों को आज शुभकामनाएं देने की भी इजाजत नहीं दी गई चुनाव आयोग द्वारा। कहां तक रोकोगे, कितना रोकोगे निर्लज्ज भाजपाइयों। झारखंड के हमारे वीर शहीदों और करोड़ों राज्यवासियों से इतनी चिढ़ क्यों है भाजपाइयों को। और इस ट्वीट के साथ जो तस्वीर लगाई है झारखंड का जो नक्शा है राज्य स्थापना दिवस, और उसमें तमाम शहीदों की, बिरसा मुंडा की, इन सबकी जो तस्वीरें हैं वो लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना काम तो कर ही दिया, यानी बधाई देने का काम। और आज हेमंत सोरेन वगैरह सारे लोगों ने बधाई तो दी अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पहली लाइन ही जो थी कि महामानव के पास प्रेम में कोई न दिखे, और उसके साथ साथ शब्द इस्तेमाल हुआ निर्लज्ज भाजपाइयों को। अगले लाइनों में वो लिख रहे हैं कि इतनी चिढ़ क्यों है भाजपाइयों को। सीधे सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या ये कड़ा प्रहार है। और जैसा हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जनता जो है 23 तारीख को सूद समेत जवाब देगी। क्या लगता है बीजेपी को यहाँ पर अब अपनी जो रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए, या अभी भी वो हिंदू मुस्लिम करते रहेगी और सोचेगी कि मुझे मिल जाएगा। और अभी ये ब्रेकिंग खबर आ रही कि गोड्डा में जनसभा को
संबोधित करने पहुंचे थे राहुल गांधी, लेकिन वहां उनका जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, वो फंस गया है। अभी कुछ दिनों पहले इसी तरह महाराष्ट्र में, विदर्भ में जब वो जाने वाले थे तब उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आई थी, और आज अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी का जो चॉपर है वो फंसा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही सब ये तकनीकी चीजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी और राहुल गांधी अपने कार्यक्रमों को जारी रख पाएंगे। बहरहाल अमलेंदु जी, यहाँ जो मैं आपसे पूछ रही थी हेमंत सोरेन को लेकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस ट्वीट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए संमित्रा जी, हेमंत सोरेन ने कल से लेकर आज तक कई ट्वीट किए हैं और कई, एक तरीके से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किए हैं। एक तो कल जो एक PIL जो डाली गई थी मैया सम्मान योजना बंद कराने को लेकर, उस पर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया याचिका को। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन का ट्वीट आया कि षड्यंत्र जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और तानाशाह हार गया और मैया सम्मान योजना जारी रहेगी और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक इनके खिलाफ जाएंगे। फिर जो बिजली बिल माफ़ की है उसको लेकर भी आया कि उसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई है, उस पर भी उनका आज आ गया कि हम इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट तक लेंगे और ये बिजली बिल माफ़ी जो जारी रहेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी, सरमित्रा जी, किस तरीके से परेशान दिखाई पड़ती है और हेमंत सोरेन इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये किस तरीके से परेशान है और हमारी योजनाओं को बंद कराना चाहते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए सरमित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन से दुश्मनी के चक्कर में झारखंड की जनता के खिलाफ ही एक तरीके से जंग छेड़ दी है। यानी आप हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आप हेमंत सोरेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो आप झारखंड की जनता का बिगाड़ने पर तुले हैं कि साहब इनकी मैया सम्मान योजना भी बंद हो जाए और बिजली के बिल जो माफ़ किए वो भी माफ़ नहीं हो, इस पर आप उतर आए। तो इसका सीधा सीधा असर अब चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी बातें कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी बातों के बादशाह हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो बादशाह होता नहीं है भारत में, लेकिन वो बातों के बादशाह हैं, तो कुछ भी बातें कर सकते हैं। लेकिन अब झारखंड की जनता ये सवाल तो पूछ रही है, भाई आखिर आपने ये याचिका दायर क्यों करवाई थी कि मैया सम्मान योजना बंद कर दी जाए? बिजली के बिल माफ़ हुए हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है कि जनता के बिल माफ़ हो रहे हैं? ये सवाल वहाँ उठने लगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको बड़ी मजबूती के साथ उठा रहा है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 38 सीटों पर जो चुनाव बचे हुए हैं और वो 38 सीटें समित्रा जी वो हैं जो आदिवासी बहुल नहीं हैं अब। तो यानी यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट खड़ा हो गया है ज़्यादा और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। भागकर अमित शाह जी को झारखंड जाना पड़ा है, नरेंद्र मोदी जमुई में अपनी याद कर रहे हैं, बिरसा मुंडा को जमुई में याद कर रहे हैं और यहाँ दिल्ली में जो है वो सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक किया जा रहा है। इस तरह की सब चीज़ें चल रही हैं। यानी साफ तौर पर समझा सकता है कि बीजेपी नई मुसीबतों में घिरती हुई नजर आ रही है। जी, झारखंड जो राज्य है वो अपने मतलब सरकार जो है वो स्थापना दिवस की बधाई नहीं दे सकती लोगों को, लेकिन आप चौक का नाम बदल दें, आप दूसरी जगहों पर जाकर बिरसा मुंडा को याद करें, योजनाओं की घोषणा करें और इसके साथ साथ जो लोगों को जो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, आपकी नजर उस राहत पर भी थी। अरे अगर महिलाओं के खाते में जा रहे हैं 1500-2000 रुपए, तो उसमें क्या तकलीफ थी बीजेपी को? अब ये सवाल पूछेंगी महिलाएं। और महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो चुनाव आयोग ने अभी 43 सीटों के जो आंकड़े दिए उसमें ये देखने मिला है कि इस बार बम्पर वोटिंग तो हुई है, लेकिन महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा निकलकर वोट किए हैं। और रांची के कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जो आंकड़े आए उसमें यही दिख रहा था कि कम से कम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जैसे महिलाओं ने 1 लाख वोट कम से कम जो है वो ज्यादा पड़े, महिलाओं ने ज्यादा दिए हैं पुरुषों की तुलना में। तो ये बीजेपी के लिए, अगर महिलाओं ने ये समझ लिया कि किस तरह से उनके खिलाफ बीजेपी काम कर रही है, तो ये बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। इधर अभी हम जो चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी, झारखंड की चर्चा तो हमने की, महाराष्ट्र में भी इस समय बीजेपी के लिए मुसीबत, एक तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर, और दूसरी मुसीबत बीजेपी के लिए ये हो गई है कि अब वहां महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक समय तो देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के लिए कह दिया कि हमारा चेहरा जो है वो ये सामने बैठे हैं, लेकिन अमित शाह ने बोल दिया कि हम बाद में तय करेंगे। नितिन गडकरी का एक बयान है, इंटरव्यू है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आला कमान तय करेगी, बाद में हम लोग बैठेंगे और तब तय होगा। क्या कुछ कहते हैं नितिन गडकरी, इसको भी सुनते हैं। चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोल रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुने हुए लोक प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे।
अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा सीएम? नहीं, अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करेगा। यहाँ पर तो उन्होंने पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व पर, अब पता नहीं उनमें शीर्षस्थ नेतृत्व किसके लिए वो कह रहे हैं, जेपी नड्डा तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, नरेंद्र मोदी तय करेंगे या मोहन भागवत तय करेंगे, मतलब जो भी है सब बीजेपी के ही लोग हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात करें तो शिंदे शिवसेना के तो अभी वही सब सर्वे सर्वा है, या अजित पवार ही अपनी एनसीपी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इनका नाम वो नहीं ले रहे हैं। वो अभी भी नितिन गडकरी ने ये जो बात बोल दी है, क्या इसके बाद एकनाथ शिंदे जो है उनको अब थोड़ी सी उनकी बेचैनी, उनकी धुकधुकी, जो मैं कह रही हूँ कि दिल की धड़कनें केवल बीजेपी की नहीं इनकी भी बढ़ गई होगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सामने आया कि 23 तारीख के बाद, उन्होंने खुद बोला कि ये बड़ा अजीब चुनाव है और 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है और वो समझ चुकी है कि जो खेल हमने खेला, जो नियम हमने बनाए, जो दांव हमने चले, वो सारे जो हैं अब फेल हो रहे हैं। और अब 23 तारीख को ही सही में पता चलेगा कि किसके खाते में जीत आ रही है। और अगर नहीं आती है तो फिर राष्ट्रपति चुनाव वाला एक ट्रम्प कार्ड तो बीजेपी ने अभी अपने पास सेफ रखा ही हुआ है। लेकिन क्या जनता उसको ये कार्ड चलने की का मौका देगी या उससे पहले ही अपना फैसला सुना देगी? क्योंकि खुद बीजेपी नेता बता रहे हैं कि उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए संमिता जी, मुझे लगता है कि जनता स्पष्ट मत देगी, और किस तरफ देगी ये हालांकि हमको कहना नहीं चाहिए किस तरफ देगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जनता अपना साफ मत देगी। और कोई भी इसी तरह की चीज़ नहीं होने पाएगी कि 23 नवंबर के बाद 26 नवंबर के बाद यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई नौबत आए, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। और ये साफ तौर पे दिख रहा है, और बीजेपी की बेचैनी इसीलिए दिखाई पड़ रही है साफ तौर पे। नितिन गडकरी जो कह रहे हैं संमिता जी, आपने भी उस तरफ इशारा किया कि नितिन गडकरी साफ कह रहे हैं कि पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जो वो तय करेगा, वो महायुति का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। यानी साफ कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस रेस में नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी का बनेगा यानी बीजेपी का बनेगा, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, महायुति तय नहीं करेगी। ये साफ तौर पे कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बात कही थी अमित शाह ने। यानी अब एकनाथ शिंदे की बेइज्जती जो एक तरीके से वो अमित शाह के बाद अब नितिन गडकरी ने भी कर दी है। तो अब ये सोचना है एकनाथ शिंदे को कि अब उनका क्या होगा। और जैसा कि फडणवीस का कहना है कि 23 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा कौन किस तरफ है, तो क्या ये कोई अंदरूनी बात चल रही है, क्या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं देवेंद्र फडणवीस के पास कि 23 नवंबर के बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे घर वापसी कर सकते हैं? क्योंकि ये कहना उनका फडणवीस का कि 23 के बाद मालूम पड़ेगा कौन किसके साथ है, इसका मतलब आप अभी एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को अपने साथ मानकर नहीं चल रहे हैं। और आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं कि आप अकेले सरकार बना लें। भाई 148 या 149 सीटों पर तो कुल आप चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो इतने में सरकार तो बननी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। अब यह अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मानकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ नहीं रहना, ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जाने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है एक तरीके से कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे 23 नवंबर के बाद महायुति में नहीं होंगे। और संजय राउत का भी ये कहना है कि 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं बचेगा, चूंकि महाविकास अघाड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। समिता जी जी, लोकपोल का भी एक सर्वे जो अभी हाल में आया है, उसमें अभी ये बताया गया है कि महायुति को 115 से 128 सीटें मिल रही है, लेकिन महागठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिल रही हैं। और इस तरह से महाविकास अघाड़ी जो है फिलहाल आगे दिख रहा है। और इसमें महायुति को 37 से 40% वोट शेयर मिलने की बात है और एमवीए को मिल रहे हैं 43 से 46% वोट शेयर। ये लोकपोल सर्वे है। हालांकि हम सर्वे पर अभी ये केवल दर्शकों की जानकारी के लिए हमने बताया, क्योंकि इसमें ठीक है उन्होंने ये बताया है कि हमने 86,400 सैंपल लिए हैं, लेकिन 288 सीटों पर बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं जिन पर तय होना है कि आखिर लोग किस नाम पर वोट करेंगे। मोदी जो है वो बार बार
हिंदू मुसलमान के पिच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह वही कोशिश कर रहे हैं। योगी जो है वो अपना एक जो मेहमान अदाकार की भूमिका अदा करके वहां से चले जा चुके हैं। उन्होंने अपने डायलॉग बोल दिए उसके बाद कि आगे अब तुम लोग संभालो, लेकिन उनके इस डायलॉग पर ही अब काफी बवाल जिस तरह से खड़ा हो गया है, क्योंकि ना महाराष्ट्र के नेताओं ने ये मान लिया है कि ना हमको बंटना है ना कटना है, लेकिन अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो बंटना और कटना ये दोनों ही संभव हो जाएगा। ये बात अब खुद बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये बट चुके हैं और इनकी उम्मीदें वहां कट चुकी हैं कि वो लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये भी नौबत तब आएगी जब महायुति को मौका मिलता है, बहुमत मिलता है, लेकिन फिलहाल उसकी भी संभावनाएं कम दिख रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो है वो फिलहाल आगे दिख रही है अलग अलग जो चर्चाओं में, सर्वे में जो बात निकलकर सामने आ रही है। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ये जो तमाम नेता इंडिया गठबंधन के, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी मुहिम छेड़ी है, और उधर झारखंड में हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि जनता जो है सूद समेत हिसाब देगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बीजेपी के लिए 5 दिन बचे हैं चुनाव में और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और अब क्या जनता सूद समेत हिसाब ले लेगी बीजेपी का, ये देखने वाली बात होगी। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।